कूटनीतिकता जो है एक संगठन है कूटनीतिक, इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसमें संस्थापक देशों में भारत बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक देशों में, भारत इसका सदस्य बना। इस समय कूटनीतिक देशों में 120 देश हैं, उसके जो मेंबर हैं कितने हैं? 120 देश, जो कहते हैं कि ना हम किसी ध्रुव के साथ नहीं है, न अमेरिका के साथ है, न रशिया के साथ है। और कभी मान लीजिए एक ध्रुव बन जाता है, यूनिपोलर ध्रुव जिसको कहते हैं, कि अमेरिका के पक्ष में, जैसे बीच में हुआ कि रूस कमजोर हुआ तो क्या हो गया, बीच एक ध्रुवीय व्यवस्था बन गई कि अमेरिका जो चाहे वो करे। वैसे कहने से कहा जाता है कि रूस और अमेरिका दो ध्रुवों में बटा है विश्व, लेकिन हमेशा जो है अमेरिका डोमिनेट करता है, अमेरिका जो हमेशा डोमिनेट करता है। और जो देश उसके साथ रहते हैं वो उनके गलत कामों में भी हेल्प करता रहता है। जैसे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान बार बार उल्लंघन करता है संघर्ष विराम का और चीज़ों का, लेकिन अमेरिका उसको प्रतिबंध नहीं लगाता है। आज पाकिस्तान में सबसे अधिक सहायता कहाँ से मिलती है? अगर शिक्षा के लिए और पैसे कहाँ मिलती है? चीन से मिलती है। फिर अमेरिका में बहुत ज़्यादा फंड देता है। चीन तो अपना काम निकालता है, चीन तो जितना देगा उतना देगा। चीन को तो वहाँ केवल भारत को नीचा दिखाना या भारत से टक्कर लेने के लिए उसको करना है। और एक पॉलिसी जो कूटनीतिकता की पॉलिसी या विदेश नीति की पॉलिसी, जब सरकारें बदलती हैं चेंज होती है, तभी हाल में जितने भारत के पड़ोसी देश हैं, 2-4 अधिकतर जगह पे सरकारें बदली। जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे बांग्लादेश में पहले शेख हसीना की सरकार थी, अब वहाँ पे अंतरिम सरकार है, जिस पर मोहम्मद यूनुस उसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन जब तक वहाँ पे प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, तब तक भारत से संबंध अच्छे थे। कई समझौते हुए उनके कार्यकाल में, जैसे बताया था ना कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कई गाँवों को बांग्लादेश में गए और कई गांव बांग्लादेश से किया गया है। तीस्ता नदी है, उसका जल बंटवारा हुआ, उसका समझौता हुआ। लेकिन जब से भी वहाँ अस्थिरता आई, विरोध प्रदर्शन हुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ा, उनको शरण दिया भारत। और वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार के भी उन फेज में चुनाव नहीं हुआ, एक सरकार बना दी जा रही है जो काम देखे, जब तक चुनाव जो काम देखे। तो उसके इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहिए या जो वहाँ पे अब देख रहे हैं कौन है, मोहम्मद यूनुस, वो देख रहे हैं। जब से वो देख रहे हैं तो भारत से संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, ये भी नहीं बहुत बुरे हो गए संबंध, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने शेख हसीना के समय में। फिर मालदीव से हुआ, मालदीव के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति उन्होंने एक नारा दिया था, मोहम्मद मुइज़ को कह रहा, उन्होंने चुनाव में ही नारा दिया था, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट का उन्होंने नारा दिया। और इसी नारे के साथ वो चुनाव जीते भी और राष्ट्रपति भी बने। तो इसके बाद से भारत और मालदीव का संबंध भी सही नहीं रहा संबंध। और मालदीव को हर काम के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? इंडिया। और मालदीव का कोई भी पहले राष्ट्रपति चुना जाता था तो कहाँ की यात्रा करता था? वहाँ एक परंपरा थी, कोई इंडिया की यात्रा करता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस परंपरा को तोड़ दिया। इन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया, कहाँ के वो किया था? चाइना। चाइना नहीं, तुर्की, तुर्की से ये पहली यात्रा ना किए थे, तुर्की गए। यहाँ तक कि अभी इसी जून जुलाई में, जैसे वहाँ पर अमेरिकन सैनिक भी हैं, इंडियन सैनिक भी है, इंडियन सैनिकों को इन्होंने कहा कि अपने इंडियन गवर्नमेंट से कि आप अपने सैनिकों को वापस बुला दीजिए। इंडिया गवर्नमेंट ने उनके कहने पे अपने सैनिकों को वापस भी बुला दिया। बीच में बहुत तलखी आ गई थी दोनों देशों के संबंध में।
इसको इसलिए क्यों इसको बताया जा रहा है कि जैसे विदेश नीति हमारी क्या होती है, जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन होता है जैसे जैसे नेतृत्व आता है, हर पार्टी का नेतृत्व अलग अलग विचारधारा का है, उसके अनुसार होता है। लेकिन अब फिर उससे जाके संबंध थोड़े नॉर्मल हुए। अभी उन्होंने फिर भारत से आर्थिक सहायता मांगी है मोहम्मद मोदी ने, और कहा कि भारत से हमारा संबंध बहुत पुराना है, भारत से हमारा संबंध खराब नहीं है। वही कल बता रहे थे ना कि जो आपकी कोई व्यक्ति उसका 100 काम करेंगे, काम न करेंगे तो नाराज हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो ठीक कपाले से नाराज। भारत की जो पॉलिसी है इसमें भारत एक तरह से भी करते हैं कि पड़ोसी फर्स्ट नेबर फर्स्ट को लेके चलते हैं, हाँ पड़ोसी देशों के मामले, लेकिन कोई पड़ोसी भारत से इस तरह का संबंध नहीं रखता, जैसी उसको जरूरत होती है उसके अनुसार वो करता है। जब जरूरत पड़ेगी भारत के पास आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तुरंत चाइना के पास जाएगा और पास जाएगा। तो भारत का हो गया, बांग्लादेश मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, और श्रीलंका में आर्थिक तंगी थी, आप बड़े होंगे, वहाँ की भी चेंज हुई सरकार, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से समय हो जाता, तो उससे भी संबंध देखिए। आपका पड़ोसी अगर अस्थिर है तो आप भी स्थिर, अगर पड़ोसी देशों में अस्थिरता होगी तो भारत में ही होगी। जैसे बांग्लादेश में हुआ है ना, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। म्यांमार का उदाहरण कर दिया था ना, म्यांमार का उदाहरण कर दिए थे कि रोहिंग्या वहाँ से आगे बहुत से रोहिंग्या इंडिया में शरण दे रही है, जो कि शरणार्थी बन गए हैं, हमारी कानून व्यवस्था उसके लिए भी खतरा हो गया। अगल बगल की जब होगा तो लोग शरणार्थी तौर पाएंगे, और अवैध रूप से आते हैं। अवैध शरणार्थी आए तो कोई बात नहीं, अवैध शरणार्थी बहुत कम आते हैं। जैसे अभी कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान से अवैध शरणार्थी आए, जिनके लिए कानून बना था CAA और सब, उनकी संख्या निश्चित होती है कि इतने इतने आएंगे, उनका सब। लेकिन जब अस्थिरता होती है तो कहाँ से आ जाए कोई, पूरी सीमा पर जो बाढ़ है नहीं वैसे आ जाए। ये नेपाल को देख लेते हैं पड़ोसी, नेपाल से तो अच्छे हैं, नेपाल से भी अच्छा था, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है KP शर्मा। वो पिछली गवर्नमेंट में जब चुनाव देख रहे कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता है, कह रहे थे कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता था। लेकिन अब की बार फिर वो चुन लिए गए हैं, अब से वो बड़ा नॉर्मल में कुछ संबंध कि हमारा संबंध और भारत का संबंध बहुत पुराना है। हर जैसे माना जाता है कि भारत और अगर हमारे हिंदू मिथोलॉजी में सीता जी कहाँ से जन्म ये माना जाता है कि वहीं से हमारा संबंध बहुत पुराना संबंध है। इसको कहा जाता है कि कहेंगे आपने कि रोटी बेटी का संबंध, जैसे शादी विवाह भी होता है। इस क्षेत्र में जाएंगे आप लोग बॉर्डर वाले क्षेत्र में ही, तो बहुत लोग हैं कि नेपाल में शादियाँ होती हैं, यहाँ देखेंगे आप जगह जगह होटलों में चौकीदार और होते हैं ना नेपाली, किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। तो नेपाल से भी ऐसे भारत तो अपने पड़ोसियों को ध्यान देता है, लेकिन इसको जो पड़ोसी होते हैं क्या करते हैं, वो समय समय बात उठाते हैं। पाकिस्तान का तो उसका तो सिस्टम वैसे ही है, यहाँ तक पाकिस्तान से होता है कि बातचीत तक बंद हो जाती है। अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में भी 15 साल को लोकतंत्र बीच में रहा, इस साल फिर तालिबानियों का हो गया था सब। भारत से अच्छे हैं। तो भारत से संबंध तो ठीक है कि नॉर्मल, और अफगानिस्तान में बहुत कम देशों का दूतावास है, लगभग 15 देशों का दूतावास है। जी सर, हाँ। उसमें एक भारत का भी, इसलिए जो डिप्लोमेटिक वो है, कूटनीतिक है, वो चलता है। भारत किसी ऐसे गुट में या किसी ग्रुप में ऐसे नहीं शामिल होना चाहता है, अपनी वो एक स्वतंत्र इमेज बना करना चाहता है। इसकी विदेश नीति यही है, स्वतंत्र। लेकिन फिर विदेश नीति चेंज हुई। जैसे जब मोदी युग है 2014 के बाद, अब 10 सालों से हो गया, तो एक मोदी युग है जिसमें माना जाता है कि पॉलिसियाँ चेंज है। जैसे पिछले बताया ना कि जैसे शेख हसीना थी तो वहाँ उनकी दूसरी पॉलिसी थी, भारत बांग्लादेश संबंध अच्छे रहे। अब मोदी जी आए, इसके पहले मनमोहन सिंह थे, तो उनकी कुछ
पॉलिसी दूसरी थी। लेकिन भारत की पॉलिसी इतनी नहीं चेंज हो जाती, क्योंकि भारत एक स्थिर देश है। यहाँ लोकतंत्र जो है स्थिर है। यहाँ पर ऐसा कभी विरोध नहीं हुआ जैसे बांग्लादेश में हो जा रहा है, नेपाल में हो जा रहा है। लेकिन आप लोग में ऐसा कभी नहीं, उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि बहुत जनता नाराज होगी, क्या करेगी। यहाँ लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र में जनता नाराज होती है तो सरकार को चेंज कर देती है, यही करती है ना। फिर अगली सरकार भी वही काम करती है, उससे भी नाराज हुई उसको भी चेंज कर देगी। जनता तो ऐसे रहती है, सब उम्मीद लेके आते हैं, कुछ उम्मीदें पूरी होती है। कोई भी 100% लोगों की उम्मीद वही नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट रहे, कोई सरकार। लेकिन ये रहता है कि मैक्सिमम लोगों को उनकी जो आवश्यकताएं हैं की पूर्ति हो। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये बात आई कि परमाणु बम की और सब चीज़ें की। जवाहरलाल नेहरू क्या बोले कि हमारा देश इतना बड़ा, पहले अपने इतने बड़े देश का पेट भरना है, हम लोकतंत्र के आदर्शों से बोले देश का पेट नहीं भर सकते। हमको किस चीज़ की जरूरत है? भोजन की जरूरत है। उस समय स्थिति थी कि इतना उत्पादन नहीं होता था, अनाज का इतना उत्पादन नहीं होता था, विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था। अमेरिका गेहूँ देता था, इतना इंडिया गेहूँ देता था। उसी के साथ चली आई थी एक घास होती है, देखेंगे आप लोग, गाजर घास इसको कहते हैं, अमेरिकन ग्रास भी कहते हैं। वो एक तरह से यहाँ के लिए नासूर बन गई। देखेंगे जहाँ पड़ती जमीन है ऐसे वैसे उससे दमा रोग होने का खतरा रहता है। हाथ में छू जाकर देखेंगे खुजली होने लगती। लेकिन जब इसके बाद से हरित क्रांति जब आई तो भारत खुद खाद्यान्न में वो हो गया। हरित क्रांति के जनक कौन थे? थोड़ा टॉपिक से हटके क्वेश्चन है, लेकिन आया है बात। स्वामीनाथन, इंडिया में स्वामीनाथन। अब भी सोचते थे एक नॉर्मल बोरोलॉग उनका माना जाता है, लेकिन इंडिया में स्वामीनाथन। और हरित क्रांति मूलतः गेहूँ पे बहुत ज़्यादा उसका हुआ, उससे तो हर क्षेत्र में आई, लेकिन और इंडिया में खासकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसका हुआ। इसी तरह क्रांति वाला भी आता है आप लोग क्वेश्चन, दुग्ध क्रांति से कौन संबंधित है, श्वेत क्रांति कौन जनक है। तो हम बात कर रहे थे कुछ निरपेक्षता की। एक चीज़ों से जैसे लोग बताया क्या कि जैसे अगर हमारी पड़ोसियों से सत्ता चेंज होती है तो हमारा विदेश नीति भी हमारी चेंज होती है। लेकिन हम अपने को क्या बनाए रखना चाहते हैं? गुट निरपेक्ष। और भारत अभी भी गुट निरपेक्ष देशों का सदस्य है, इसका संस्थापक सदस्य रहा है गुट निरपेक्ष। और उसको जब हम पढ़ेंगे संगठन तक गुट निरपेक्षता को पढ़ेंगे, इतना जान लीजिए 1967 में उसकी स्थापना हुई थी यूगोस्लाविया, बेलग्रेड। चलिए इसको नोट करिए, थोड़ा सा नोट करिए। निरपेक्षता थोड़ा आपको पढ़ा कि तेजी से होता है। तीनों हेडिंग डलवाए थे ना कल, गुट निरपेक्षता, सहयोगात्मक संवाद और शांतिपूर्ण स्वास्थ्य। गुट निरपेक्षता लिखी, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता एक लाइन पोस्टर में लिख लीजिए कि आप लोग पढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन, गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन जिसकी स्थापना 1961 इसकी स्थापना 1961 में। वर्तमान समय में इसमें 120 सदस्य देश हैं, 120 सदस्य। इसको क्वेश्चन में लीजिएगा, इसको उतना लिखा
आदमी क्या आपको जानकारी देंगे। 120 सदस्य हैं इसके, 120 सदस्य देश हो गया। अब लिखिए कोष्टक में कर दीजिए, वैसे जानकारी के लिए बता दीजिए इसको। गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन के रूप में गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन के रूप में शीत युद्ध के बाद संकल्पित किया गया या स्थापित किया गया है। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है कि गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है कि कोई राष्ट्र किसी विशिष्ट विचारधारा पर आधारित सैन्य गुट किसी विशिष्ट विचारधारा पर आधारित सैन्य गुट का समर्थक या विरोधी नहीं होगा। समर्थक या विरोधी नहीं होगा। हम गुट निरपेक्ष तब रहेंगे ना किसी का न समर्थन करें न विरोध करें, जिसको तटस्थ कहा जाएगा। कि हम तटस्थ, इतना हो गया कि किसी का न समर्थक न विरोधी हो। आगे नोट करिए। शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना की। नाटो कैसा संगठन है? एक सैनिक संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना की, लेकिन इसके विरोध में सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा के देशों ने साम्यवादी विचारधारा के देशों ने साम्यवादी विचारधारा होती है ना, दक्षिणपंथी, वामपंथी, कम्युनिस्ट। साम्यवादी विचारधारा। चीन कैसा देश है? चीन की विचारधारा कैसी है? उसकी भी विचारधारा। यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टियां उनकी विचारधारा कैसी है? साम्यवादी विचारधारा। CPI है, CPIM है, ये सब क्या साम्यवादी विचारधारा। क्या कितना नोट करवाए? साम्यवादी विचारधारा के देशों द्वारा
वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट नामक संधि की गई, एक संधि की गई जिसका नाम क्या रखा गया? वारसा पैक्ट। आ जाइए। देखिए नाटो में कौन कौन से देश थे? यूरोपीय देश थे, और यूरोप में भी पश्चिमी यूरोपीय, और इसमें वारसा पैक्ट में, और इसमें कौन था? अमेरिका भी था, और इसमें रूस और पूर्वी यूरोपीय। इसको पोस्टर में लिखना हो तो ये लिख लीजिएगा, रूस और पूर्वी यूरोप। ये दो ध्रुवों का होता है। ये दो ध्रुव थे, इन ध्रुवों से निकटस्थ जो देश थे वो अलग थे। इन दोनों में से हमको किसी में शामिल नहीं होना है। उन्होंने क्या किया था? एक गुट निरपेक्षता किसी में संगठन बनाया था, जो कहे कि हम ऐसा भी नहीं था कि इनसे वो मतलब नहीं रखेंगे, नहीं इनका विरोध करेंगे, न समर्थन करेंगे। जैसे आप लोग मतलब राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, इसी में एक चीज होती है अल्लाह वाले अंतरराष्ट्रीय विधि पढ़ते हैं, दोनों में चीजें मतलब 50% सिलेबस दोनों का सेम। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? जो ला रखते हैं, तो वहाँ आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीजें हैं कि कोई कानून कैसे बनता है, कैसे लागू किया जाएगा, और इसमें क्या है कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस और लॉ में है, संविधान में इसका हम क्या पढ़ते हैं? प्रोविजन पढ़ते हैं, लॉ वाले केस लॉ भी पढ़ते हैं। अप्लाई कैसे? जो नाटो संगठन था, इसलिए था, नाटो का ध्येय वाक्य था कि हम पे कोई किसी एक पे हमला करेगा तो ये माना जाएगा कि हम सब पे हमला हो रहा है। और ये जो देश थे जो निरपेक्षता वाले तटस्थ रहने का उम्मीद, हम तटस्थ रहेंगे, हम किसी को नहीं रहेंगे, न उनका समर्थन करेंगे न विरोध करेंगे। और इसमें नाटो में लगभग इस समय 30 देश हैं, देख लीजिएगा कितना एग्जैक्ट है, 30 देश हैं। एक आध देश बाहर कोई हुआ था नया जुड़ाव। इसमें कितने देश हैं नाटो? 30। आगे इसमें लिखिए, थोड़ा दूसरा नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है तो मेन चीज नोट कराते हैं, ज़्यादा होगा। नोट करिए कि भारत स्वतंत्र होने के बाद, हाँ वो पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। भारत स्वतंत्र होने के बाद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए सभी राष्ट्रों का समर्थन एवं सहयोग पाना चाहता था। सभी राष्ट्रों का समर्थन एवं सहयोग पाना चाहता था। इसी कारण भारत ने सैन्य गुटों से अलग होकर
स्वतंत्र विदेश नीति का अलग होकर, सैन्य गुटों से अलग होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय लिया। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय लिया। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई या गुटनिरपेक्षता आंदोलन का नेतृत्व किया। ये हो गया गुटनिरपेक्षता आंदोलन, निरपेक्षता और इसकी इसका उद्देश्य भी नोट कर लिए, 3-4 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसा? इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य मुख्य था, मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है या मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, मुख्य उद्देश्य नोट करिए, पॉइंट 4 है। विश्व में बहुध्रुवी व्यवस्था का विकास करना। बहुध्रुवी जैसे ये था कि एक ध्रुव है, 2 ध्रुव, ऐसा नहीं। कैसी व्यवस्था रहे? बहुध्रुवी, सभी राष्ट्रों का अपना एक अस्तित्व हो, बहुध्रुवी की व्यवस्था करना। विश्व में बहुध्रुवी व्यवस्था का विकास करना। अगला नोट करिए, राष्ट्रों के बीच समन्वय, राष्ट्रों के बीच समन्वय। अगला नोट करिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयास करना। विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। हो गया? ये हो गया कि इसका क्या उद्देश्य। अब वर्तमान समय में ये पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है, इसके क्या हो प्रासंगिकता, कितना इस समय इसका क्या है, इसकी प्रासंगिकता इस समय गुटनिरपेक्ष देशों का महत्व है। हाँ सर, जैसे कि शांति समझौता की मतलब अपील करते हैं, जैसे भारत भी अपील करते हैं दोनों देशों की, और मतलब संधियाँ भी कराने का प्रयास करते हैं। तो इनकी प्रासंगिकता तो बनी हुई, लेकिन जब व्यवस्था ही चेंज होती है कि फिर एक क्यों बना था, क्योंकि विश्व 2 ध्रुवी था उसमें, एक तरफ नाटो बना, एक तरफ वार्सा पैक्ट हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब रूस का विघटन हो गया, रूस का विघटन हुआ ना, तो सोवियत संघ का, पहले सोवियत संघ का विघटन हुआ है, फिर माना गया तो विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवी हो गया। मेन पावर कौन रह गई? अमेरिका रह गई। तब से इसकी प्रासंगिकता में भी जो पहले थी विघटन के पहले, अब वो नहीं रही, इसमें भी चेंजेस आए। इसको
फिर महत्व को इसको बढ़ाने के लिए नाम टू करके वो किया गया, नैम टू। नैम का मतलब कि नाम इक्विपमेंट मूवमेंट, ये इंग्लिश नाम है इसका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। तो इसको नाम 2.0 किया गया 2012 में। इसको फिर से हम किया जाए, इसको फिर से पुनर्गठन किया जाए और इसके जितने देश हैं उनका सहयोग बढ़ाया जाए। क्योंकि और देशों का आप लोग देखेंगे कि जो संगठन है उनकी जब वार्षिक बैठक होती है, सम्मेलन होती है, तो काफ़ी चर्चा में रहता है, कोई न कोई समझौते में। अभी G20 हुआ, ये तो इंडिया में हुआ, तो हर व्यक्ति को पता लग गया कि G20 सम्मेलन हो रहा है। लेकिन और से संगठन है, G7 है, G7 का होता है। तो अगर आप लोग उससे जुड़े हैं तो देखें, क्योंकि G7 का भी होता है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसलों पर फैसले लिए जाते हैं, कैसे कार्बन को उत्सर्जन कम किया जाए और कम किया जाए। G7 में कौन कौन से देश हैं? जितने विकसित देश हैं वो माने जाते हैं कि, और G20 में विकसित देश हैं प्लस विकासशील देश। तो इसकी उपयोगिता कम हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन इसको 2012 से फिर प्रयास किया गया, नाम 2 देके गुट निरपेक्ष 2, यहाँ से फिर उसको इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ना इसका उपयोगिता हो नहीं पाती, न उसका बैठक तो होती है कि रूटीन बैठक हो रही है, लेकिन कोई ऐसा फैसला जो नहीं होता कि जिससे हम तटस्थ रह के कर सकें, कि अमेरिका के बिना कर सके, रूस के बिना कर सके। क्योंकि बार बार यही आरोप लगाया जाता है कि यूएन की जो संस्था है, जो संस्थाएं हैं, उस पर वो किसके विचार से चलते हैं? अमेरिका से चलते हैं। तो अमेरिका उन पे हावी, अमेरिका उन पे हावी। देखिए, जो मजबूत व्यक्ति रहता है उसमें वो लगता है कि आरोप लगेगा कि ये तानाशाही कर रहे हैं, ये अपने ढंग से काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अमेरिका पे यह आरोप लगता रहता है। इसकी प्रासंगिकता जो है यूएस के सोवियत संघ के विघटन के बाद उतनी नहीं रह गई जितनी पहले। इसको नोट करना हो तो 2-3 लाइन नोट कर लीजिए, नोट करिए। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता या महत्व। गुट निरपेक्षता की संकल्पना शीत युद्ध के दौरान विकसित थी। शीत युद्ध के दौरान विकसित थी। शीत युद्ध, हाँ, शीत युद्ध के दौरान 1991 में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह माना गया कि गुट निरपेक्षता की संकल्पना अप्रासंगिक हो गई। छूट रहा है क्या? यह माना गया कि गुट निरपेक्षता की संकल्पना अप्रासंगिक। अप्रासंगिक का मतलब कि महत्वहीन, उतना महत्व नहीं रह गया, अप्रासंगिक हो गई। गुट निरपेक्षता की संकल्पना, गुट निरपेक्षता की संकल्पना अप्रासंगिक हो गई। आगे नोट करिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट का भी विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट का भी विघटन हो गया।
और यह माना गया कि इसके बाद यह माना गया कि विश्व एक ध्रुवी हो गया। विश्व कैसा हो गया? एक ध्रुवी हो गया। इससे क्या होगा? इसकी प्रासंगिकता जो थी कम हो गई, खत्म एक तरह से हो गई। जैसे जब दो ध्रुव थी, वार्सा पैक हुआ था उधर, इसीलिए उसको बनाया गया। लेकिन यूएस सोवियत संघ का विक्टर होने से अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली हो गया। क्या हुआ? छूट गया क्या आपका? इसमें पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखिए। शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ? व्यापार आर्थिक उदारीकरण, जिसमें आर्थिक उदारीकरण में अभी लोग कहिएगा क्या होता है? दूसरे देशों वाले आके दूसरे देशों में जो व्यापार होता है, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो सब उनको प्रतिबंधों को कम किया जाता है। जो आयात निर्यात होते हैं, उनको ये होता है कि व्यापार को बढ़ाया जाए। जैसे कोटा होता है कि कोई देश, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमको किसी देश से मंगाना है, चावल ही मंगाना है हमको अमेरिका से, तो उस पर जितना चावल आएगा उस पर एक कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा कि इतना से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। या कुछ मंगाया जाएगा चावल, मान लीजिए, तो उस पर शुल्क भी लगता है, जिसको टैरिफ करते हैं। अगर वहाँ से मान लीजिए 20 रुपये किलो चावल मंगाया जा रहा है और 20 रुपये का टैरिफ लग गया, 40 हो गया ना, तो जो राष्ट्र वो होते हैं अपने देश के जो भी किसानों का फायदा हो, तो अधिक से अधिक टैरिफ लगा देते हैं। और हमारे यहाँ मान लीजिए चावल 30 रुपया किलो मिल रहा है, तो आदमी तो अमेरिकन चावल खरीदेगा भी नहीं, वो उसको महंगा मिलेगा। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कोटा को समाप्त कर देती है, टैरिफ को हटा देती है। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती रहती हैं दूसरे देशों में, वो आती हैं हमारे यहाँ, जो चीज़ें उनसे भी सस्ती मिलने लगती हैं, तो अपने यहाँ भी चीज़ों का दाम घट जाता है। इससे क्या होता है? किसानों का या व्यापारियों का घाटा होता है। लेकिन ये वैश्वीकरण व्यवस्था के अंतर्गत है कि कम से कम लगाया जाए, मुक्त व्यापार किया जाए। मेन बात क्या है? मुक्त व्यापार। लेकिन कोई देश अपने आर्थिक हितों को के लिए ऐसा एकदम खुला नहीं छोड़ देगा कि मुक्त व्यापार, थोड़ी ढील देता है, लेकिन मुक्त व्यापार एकदम खुला नहीं छोड़ देता है। तो नोट करिए आगे। क्या आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रियाओं में तेजी आई। इससे राष्ट्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या बोलेंगे? पहला राष्ट्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे मतलब इसने करती है। हाँ, सेंटेंस हो रहा जा रहा। राष्ट्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ी? जैसे जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, हम व्यापार के माध्यम से वो कर लेते हैं।
जैसा इस समय क्या माना जाता है कि विश्व जो है क्या है, ग्लोबल विलेज है। वैश्वीकरण ही माना जाता है कि विश्व जो है पूरा एक गांव है, और इंटरनेट के आने से ग्लोबल विलेज की संकल्पना और साकार हो गई। आप बैठे बैठे हर चीज देख रहे हैं ना टेक्नोलॉजी से, और उसमें और आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी आएगी। अभी AI आ गया, इसके बाद और कुछ आएगा। ग्लोबल विलेज की संकल्पना साकार होगी। ये माना जाता है कि पूरा विश्व जो एक है गांव। आगे बढ़ते इसमें एक संकेत चाहिए। विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे आतंकवाद, इसको हम 60 में 60 कम से कम करके दिखाना चाहते हैं। विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे आतंकवाद, पर्यावरण, व्यापार इत्यादि के संबंध में सहमति के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास जारी है। इत्यादि के संबंध में सहमति के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास जारी है। देखिए इस विदेश नीति और यह क्या मतलब है, किसी भी चीज को हम सहमति से निपटा लें, बातचीत से निपटा लें, इसमें युद्ध की बात नहीं होती है। और जो युद्ध की बात होती है वो लास्ट में होता है, लेकिन उसके लिए भी सैन्य संगठन जितने बने थे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, निष्प्रयोज हो रहे हैं। मतलब उनकी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये संगठन क्या प्रयास करता है कि जो वैश्विक मुद्दे हैं, पर्यावरण को लेकर हमेशा इसमें होता रहता है। COP21, 22 हुआ था ना, ये सब क्या पर्यावरण को लेकर सम्मेलन होता है। ये सब भी वैश्विक मुद्दे हैं। अभी बहुत जब पृथ्वी गर्म होने लगे, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, क्या होता है ग्लेशियर जो है पिघलते हैं। तो जो छोटे देश हैं उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगता है। जैसे मालदीव, अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, विगत पिछले सालों से धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने की उसकी दिशा में तेजी आई, उनके डूबने का खतरा हो जाता है। भारत का भी तटीय क्षेत्र अगर बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, डूबने का खतरा रहेगा। और जो छोटे छोटे देश हैं, द्वीप हैं, एकदम समुद्र में, अगर बढ़ जाए समुद्री वो जलस्तर तो रुक जाएंगे, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इन मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय IR में, विदेश नीति में ये भी देखा जाता है कि पर्यावरण से संबंधित चीजें भी हम देखते हैं। आतंकवाद है, आतंकवाद को लेकर बार बार देखेंगे अमेरिका उसमें करता है, क्योंकि अमेरिका जो है आतंकवाद से पीड़ित देशों में वो भी बहुत ज़्यादा है। भारत भी अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें 6ठे स्थान पे है, भारत में भी है। जो गतिविधियाँ होती हैं आतंकवादी सीमा पार से, इस पे भी कानून बनता है, इस पे भी संधियाँ होती हैं। ये सब इन चीज़ों को किस आधार पर करने का प्रयास करते हैं कि सहमति के आधार पर कर लिया जाए, बातचीत के आधार पर कर लिया जाए। जैसे 2001 में अमेरिका के हुआ था ना उस पे पेटांगन में WTC पे हमला, 10,000 लोग मारे गए थे ना, जिसका मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन था। वो ठीक है, कुछ सालों बाद उसने अमेरिका की सैन्य इकाई है SEAL, वहाँ की जो नेवी होती है अमेरिका की, उसने क्या किया था, पाकिस्तान में वो छिपा था, ओसामा बिन लादेन उसको मार गिराया।
पाकिस्तान में एक जगह है एटबा बाग, उसके लिए उन्होंने इतना सटीक वो किया था ऑपरेशन कि उसको मार दिया। तो ठीक है कि उसका बदला ले लिया उस तरह, लेकिन इसमें क्या है कि हम किसी चीज़ को बातचीत से करें, लेकिन सामने वाला बातचीत करे तब तो बातचीत होनी चाहिए, तो सहमति होगी तो दोनों तरफ से होगी ना। लेकिन इस निरपेक्षता के आधार पर ही बात की जाती है कि हम किसी मुद्दे को बातचीत के ढंग से सुलझाएं, भले बात ना सुलझे। सिद्धांत में यही होता है ना हर जगह, बात किससे करेंगे सही रहना चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या है, जहाँ तक नोट करवाए थे, सहमति के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास जारी किया जाए। ठीक है, आगे थोड़ा सा लिखिए। गुट निरपेक्षता की संकल्पना, गुट निरपेक्षता की संकल्पना संरचनात्मक स्ट्रक्चर जो है, संरचना की बात की, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, जो उसकी संरचना है कि कितने देश हैं, कितना स्ट्रक्चर, और कार्यात्मक जो उसका काम करने का है, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों रूपों में समर्थन देती है, दोनों रूपों में समर्थन देती है। अतः वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता पूर्णतः प्रासंगिक है, पूर्णतः प्रासंगिक हो गया। देखिए दोनों जगह दो चीजें आ गई, एक जगह तो अप्रासंगिक हो गया था, कोई चीज आप लिखेंगे तो उसको एकदम उसका एक पक्षी को लेके ना चलेंगे, तो वहाँ तो हमने बताया देखा कि क्यों अप्रासंगिक हो गया, किया गया। अप्रासंगिक क्यों हुआ? क्योंकि सहमति से निर्णय लिए जा रहे हैं, आर्थिकरण, उदारीकरण, आतंकवाद पे, इन सबों चीज़ों पे चर्चा हो रही है, इसलिए यह प्रासंगिक भी है। जैसे आप लोग कोई क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम में, किसी चीज़ को एकदम एक सिरे से नहीं कर देंगे कि एक पक्ष ही लिख दें कि बहुत गलत है बहुत सही, दोनों पक्ष को दिखाना हो। इस प्रासंगिकता में दोनों चीजें आ गई। इसे प्रासंगिकता का तर्क है तो दोनों का विघटन होने के बाद हो गया। अप्रासंगिकता में इसका महत्व है भी, तो आर्थिकरण और उदारीकरण से और जो वैश्विक घटनाएं हैं, पर्यावरण, आतंकवाद, इन पे चर्चा, इन पे वो करके इसकी प्रासंगिकता भी बनी हुई है। ये हो गया गुट निरपेक्षता। इसमें नेम टू आया था ना, नेम टू का दो लाइन लिखेंगे, नेम टू जीरो, नेम टू जीरो, बस ये समाप्त हो गया है। थोड़ा सा इसमें बचा है, ये जान लीजिए नेम टू क्या है। तभी बताया था ना कि जब इसकी प्रासंगिकता माना गया, इसका कम हुआ, तो इसको नए सिरे से पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया। इसको क्या नाम दिया गया? नेम टू जीरो। इसको नोट कर लीजिए। 2012 में भारत की विदेश नीति
को गतिशीलता देने के लिए, भारत की विदेश नीति को गतिशीलता देने के लिए नेम 20 की संकल्पना लाई गई। संकल्पना का क्या मतलब होता है? एक तरह से सिद्धांत या डॉक्ट्रिन। नेम 20 की संकल्पना लाई गई, जिसके दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। जिसके दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला रणनीतिक स्वायत्तता। रणनीतिक स्वायत्तता। दूसरा घरेलू क्षमताओं में वृद्धि। क्षमताओं में वृद्धि। ये रणनीतिक स्वायत्तता क्या है? इसमें है कि अपनी जो क्षमताएं हैं हमारी हैं, सैन्य शक्ति है, आर्थिक है, तकनीकी क्षमता, इसको हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जिससे हमारे रणनीति अन्य देशों से जो हमारी रणनीति है उसको हम चेंज करें तो हमारी क्षमता बढ़े। और स्वायत्तता ये अपने से निर्णय लेने की जो क्षमता होती है इसको हम इस पे काम करेंगे। और दूसरा क्या है? घरेलू क्षमताओं में जो हमारी घरेलू चीजें, जो घरेलू क्षमताएं हैं, जैसे इसमें क्या है, बहुत सी चीजें आई देखेंगे, एक तरह से मेक इन इंडिया, ये सब चीजें क्या थी? इन सभी चीजों को हम आत्मनिर्भर बनाने बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भरता इसमें आगे नहीं नोट करवा रहे हैं, तो सेविंग रहने दे रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या था? ये दूसरा पॉइंट निरपेक्ष का हो गया। सहयोगात्मक क्षेत्रवाद था ना? दूसरा नहीं, दूसरा क्या? सहयोगात्मक क्षेत्रवाद। हाँ, सहयोगात्मक क्षेत्रवाद। इसमें क्या है? इसमें जो हमारे क्षेत्रीय हैं, पड़ोसी खासकर, इसके साथ हम क्या करेंगे? कैसा रवैया अपनाएंगे? सहयोगात्मक। एक उस समय जब ये नीति अपनाई गई तो उसमें प्रधानमंत्री थे कुमार गुजराल, आई के गुजराल। इसको गुजराल का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई के गुजराल कहते हैं इसको, गुजराल का सिद्धांत भी कहा जाता है। और लास्ट है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसमें क्या है कि हम शीत युद्ध के दौरान भी अपना शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हम बनाए रखे थे। हम गुटनिरपेक्षता के माध्यम से हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए। हम जो भी अपना विवाद निपटाते हैं उसको किस माध्यम से निपटाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के माध्यम से। इसमें दोनों में 2-4 लाइनें नोट कर ली। ठीक, इसमें मेन वही था ज़्यादा गुटनिरपेक्षता का, तो गुटनिरपेक्षता का लगभग कंप्लीट हो गया। नोट करिए, सहयोगात्मक क्षेत्रवाद या सहयोगात्मक, कोष्टक में लिख लीजिएगा गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन सिद्धांत कोई वो होता है, उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन, इसी सिद्धांत को। जैसे बिग बैंग डॉक्ट्रिन, बिग बैंग थ्योरी आई थी ना, उसको भी डॉक्ट्रिन बोलते हैं, कोई सिद्धांत। ये डॉक्ट्रिन इसलिए बोली जाती है किसी चीज को, तो दो चीज होती है इसमें, डॉक्ट्रिन होती है तो डॉक्ट्रिन में चीज आती है, वो क्या होती है? सैद्धांतिक होती है। वो सैद्धांतिक होती है। अब यही अगर शब्द आ जाए नॉन डॉक्ट्रिन, वो प्रैक्टिकल में जो चीजें यूज होती हैं वो नॉन डॉक्ट्रिनल हो जाती है, और डॉक्ट्रिन होती है जो सिद्धांत मानी जाती है। ये कौन सा क्या है? गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत। नोट करिए, इस सिद्धांत को
या तत्कालीन लिखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल आए के गुजरात साड़ी कर लीजिए। आए के गुजरात द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, इसी पॉलिसी इसी को है पड़ोसी को। हाँ हो गया, प्रतिपादित किया गया, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को वरीयता दी गई। संबंधों को वरीयता दी गई, जिसमें पारस्परिक सहयोग से क्षेत्र का एकीकरण और विकास किया जा सके। क्षेत्र का एकीकरण एवं जिसमें पारस्परिक सहयोग से क्षेत्र का एकीकरण एवं विकास किया जा सके। पारस्परिक का मतलब होता है कि दोनों की तरह से सहयोग होना चाहिए, विकास किया जा सके एवं क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा निश्चित किया जा सके। निश्चित किया जा सके। देखिए इन्हीं सब क्षेत्रीय संगठन कौन है भारत का, इधर साउथ इंडिया का सार्क, तो इसीलिए वो बनाया गया। इसके पहले से ही था वो, तो सार्क का गठन कब हो गया था, 1985 में ही हो गया था। लेकिन ये डॉक्ट्रिन बाद में दी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके पहले भारत पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा नहीं रखना चाहता, तब भी अच्छा रखना चाहता था। लेकिन इसमें सार्क क्या करता है, अग्रणी भूमिका निभाता है। सार्क में अधिकतर पड़ोसी देश हैं। कितने देश हैं सार्क में? 8, पहले 7 थे, अब 8 हो गए। उसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ये क्या करता है, क्षेत्रीय संगठन है। इंडिया में एक सार्क यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली में एक सार्क यूनिवर्सिटी का उम्मीद किया गया है कि क्षेत्रीय जो देश है, इसके संगठन के देश है, वो लोग यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें और शैक्षिक आदान प्रदान हो सके। देखेंगे आप लोग, इसका खेल भी होता है, सैफ खेल होते हैं, सैफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम करके, इसके सैफ खेल भी होते हैं। जैसे एशियाई खोल लेते हैं एशियाई देशों के, इसी तरह सैफ खेल होते हैं। तो इन देशों में बातें होती, बीच में वार्तालाप होते हैं, इनकी विदेश मंत्रियों की वार्ता होती है, कभी देखेंगे वित्त मंत्रियों की वार्ता होती है। आप लोग देवास का नाम सुनते होंगे ना, आर्थिक मंच की बैठक अक्सर होती रहती है। क्षेत्रीय संगठन इस सहयोगात्मक क्षेत्रवाद में शांति व्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें और चीजें बहुत नोट नहीं करा रहे, टाइम लगता है। अगला नोट कर लीजिए, समाप्त। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का
लाया था? सोवियत संघ ने लाया। सोवियत संघ ने लाया था, जिसका उद्देश्य था कि जितने प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं उनमें शांतिपूर्ण वार्ता हो। तो भारत की जो पहले विदेश नीति थी किससे ज्यादा प्रभावित होती थी? रसिया से। वाले रसिया को भारत का मित्र आज भी मित्र है, लेकिन पहले ज्यादा प्रागढ़ संबंध थे। शांतिपूर्ण अस्तित्व जो था रूस द्वारा ही लाया गया, उसको भारतीय विदेश नीति में शामिल कर दिया गया। अब जैसे इतना तो हो गया, अब कल से देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अब 2014 के बाद बहुत सी चीजें चेंज हुई, जब गवर्नमेंट चेंज होती है। अब जैसे ये था कि I.K. गुजराल सिद्धांत था, अब कौन आएगा? मोदी डॉक्ट्रिन या मोदी यू। इनके बाद आने के बाद कैसी विदेश नीति रही, शॉर्ट में उसको पढ़ लेंगे। ये जो चेंजेस हुए, जैसे सऊदी अरब से देखेंगे हमारा संबंध बहुत अच्छा हो गया है। सऊदी अरब से बहुत अच्छा हो गया है। पहले इतना अच्छा संबंध नहीं था। जितने गल्फ कंट्री हैं उनसे हमारा संबंध अच्छा हो गया है। पहले पड़ोसी देशों से थोड़ा सा खट्टा मीठा होता रहता है जब पड़ोस में कुछ होगा, लेकिन इस समय गल्फ कंट्री से भारत का संबंध बहुत अच्छा है। और गल्फ कंट्री से अच्छे संबंध होने का भारत को फायदा होता है, क्योंकि भारत की सबसे आयात की सबसे बड़ी चीज क्या है? पेट्रोलियम। पदार्थ। और कहाँ से आता है? गल्फ कंट्री से, अधिकतर वहीं से आता है। और गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब, ईरान, इराक ये सब है। इसको नोट कर लीजिए हल्का सा, बोला शांतिपूर्ण अस्तित्व। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रयोग किया गया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रयोग किया गया, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच शांति स्थापना को प्रोत्साहित करना था। प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच शांति स्थापना को प्रोत्साहित करना हो गया, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी राष्ट्रों, जो उसमें प्रतिद्वंदी राष्ट्र है उनकी बात हो के बीच शांति स्थापना को प्रोत्साहित करना था। आगे नोट करिए पैराग्राफ चेंज करके। 1947 में 1947 में दिल्ली में आयोजित एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस में भारत ने अपनी विदेश नीति में शामिल किया। शांतिपूर्ण अस्तित्व को कहाँ शामिल किया? दिल्ली में 1945 में
एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस में किया गया, अपनी विदेश नीति में शामिल किया, जिसका प्रयोग 1954 में भारत चीन के मध्य हुए शांति समझौते जो भारत चीन का समझौता हुआ था 1954 में, उसको और क्या कहा जाता है? पंचशील। पोस्टर पे लिख लीजिएगा। जैसे ये सब टर्म है, आगे आप लोग जो पढ़ेंगे यार, भारत चीन का संबंध बार बार आएगा, पंचशील ये सब जानना चाहिए। ये सब टर्म है, थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब जब एक एक देशों का संबंध शुरू हो जाएगा, ये सब जानते रहेंगे तो आसानी है। नहीं फिर वहाँ पंचशील सब यूज करेंगे, अस्तित्व करेंगे तो दिक्कत होती है। पंचशील में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। 5 तत्व को शामिल किया गया, इसी को पंचशील कहा गया। 5 पॉइंट है, नोट करिए। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। इसमें पहला क्या करेंगे, हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में हम प्रवेश नहीं करेंगे। अखंडता का मतलब ये होता है कि जो हमको शक्ति है हम अखंड है, उसमें दूसरे का कुछ हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन बीच बीच में हस्तक्षेप होता रहता है ना। जब चाइना से कुछ होता है तो ये होता है ना कि वो पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है। आज भी अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों को अपना दावा करती है, यहाँ तक कि वहाँ के दूतावास में जब मैं भारतीय दिखाया जाता है, कुछ भाग को अरुणाचल को हटा दिया जाएगा इधर से, या कहीं हटा दिया जाएगा, तो भारत अपना क्या करता है, कूटनीतिक के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से उसका विरोध दर्ज कराता है। हर देश कराते हैं। जैसे भारत उनका अगर गलत किया तो चाइना भी कराएगा। दूसरा इसमें नोट करिए, परस्पर गैर आक्रामक, इसे आक्रामक नहीं रहेगा क्या, परस्पर गैर आक्रामक, मतलब आक्रामक वो नहीं रहेगा। क्योंकि आक्रामक लिखिए, इसके लिए आक्रामक, ये लाइन रिपीट कर दीजिए। परस्पर गैर आक्रामक क्षेत्र सिद्धांत, इसमें पोस्ट में लिख लीजिए शांतिपूर्ण, जैसे वो आपको समझ नीति का पालन करना। पालन क्या छूटा है, क्या आपका क्या छूटा है जी फिर से बोल दीजिए। वो पहला वाला नहीं, दूसरा वाला लाइन, तो दूसरा वाला तो रिपीट कर रहे हैं, बार बार सुनिए। परस्पर गैर आक्रामक, पोस्टर पे लिख लीजिए शांतिपूर्ण, नीति का पालन। एक एक लाइन में आपका हो जा रहा है। अगला नोट करिए, शांतिपूर्ण अस्तित्व, शांतिपूर्ण अस्तित्व, समानता। अगला नोट करिए, समानता। लास्ट है हस्तक्षेप की नीति का पालन। हस्तक्षेप लास्ट, हस्तक्षेप की नीति का पालन।
मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम किसी के आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये 5 पॉइंट हो गए। अब जैसे देखिए कल से देखेंगे जिससे मोदी युग आने के बाद कुछ नई नई परियोजनाएं शुरू हुई, सागरमाला परियोजना और समुद्र के लेके इधर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में जिन देशों के आसपास समुद्र है वहाँ की जो या संबंध होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनका महत्व और बढ़ जाता है। समुद्री क्षेत्र भी होता है कि इस क्षेत्र का इस क्षेत्र तक इनका है, नॉटिकल मील में उसको नापा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि भारतीय मछुआरे कहीं उससे दूर जाते हैं, पाकिस्तान पकड़ लेता है या श्रीलंका पकड़ लेता है, नहीं इसे उस दूरी से अधिक जाते हैं तो वहाँ के जो नए सैनिक होते हैं दूसरे देशों के या पाकिस्तान कहीं इधर आया, श्रीलंका कहीं आया, मालदीव में आया तो भारतीय पकड़ लेते हैं, शुल्क लेते फिर कई बार तो चेतावनी दे के छोड़ देते हैं, कई बार जेल में बंद कर दिए जाते हैं। तो उस क्षेत्र में आएंगे तब अवैध ही हो गए ना। जैसे ये है इधर समुद्री क्षेत्र है, मान लीजिए कितने नाटकल मील तक भारत का हुआ है, इधर क्या है मालदीव है, इधर श्रीलंका है, अब फिर इधर अंडमान निकोबार बहुत से द्वीप है ना, ये एरिया भी पूरा भारत का है। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश संबंध पढ़ेंगे हम लोग तो एक विवाद होता है, यहाँ पे क्या है इधर बांग्लादेश है, जैसे यहाँ पे एक न्यूमूर द्वीप है, अच्छा उसको लेके भी होता है साल बांग्लादेश उसको बांग्लादेश से लेके, इसलिए क्यों विवाद होता है क्योंकि ये जितने हमारे नजदीक कोई देश का रहेगा तो हमारी हर चीज की सामरिक सुरक्षा हर चीज को देखेगा ना। अगर हमारा दुश्मन है अगर वो तो हमारी हर चीज का प्राणी देख रहा है तो हमारे लिए घाटा है ना। तो नाटिकल में इसका जैसे बता रहे थे इस क्षेत्र में अगर कोई आया तो भारतीय नौसैनिक पकड़ लेंगे। अगर भारत वाले उनके पास जा रहे हैं वो पकड़ लेते हैं, कई बार चेतावनी देके छोड़ देते हैं, कई बार देखेंगे आप लोग बंद कर दिए जाते हैं, 10-10 साल में मुकदमा चलता है। या बीच बीच में कोई ऐसा आता है स्वतंत्रता दिवस आई या कुछ हुई तो भारत वाले पाकिस्तान वाले की छोड़ दिए, पाकिस्तान वाले मैत्री के तौर पे भारत वालों को छोड़ देते हैं। श्रीलंका से जाते होता है, श्रीलंका भारत से जाते पाकिस्तान मतलब जो पड़ोसी है उन्हीं से होगा, इधर पाकिस्तान है इधर पाकिस्तान का है, श्रीलंका का चाइना से तो है नहीं, चाइना से जापान का इधर कुछ चलता है उसका, जैसे भारत से उसका उधर संबंध है नहीं। अब अफगानिस्तान से लेके समुद्री का हमारा कोई विभाग होगा नहीं, नेपाल से तो होगा नहीं, जिससे हमारा वो रहेगा उसी से होगा ना। ये श्रीलंका से इसीलिए होता है कि श्रीलंका का है वो, लेकिन श्रीलंका का संबंध श्रीलंका से कभी भारत ऐसे नहीं रहे कि वो खराब हो, बीच बीच में चेंजेस होते रहते हैं। चलिए कल देखेंगे।